है कि कोशिका में क्या होता है, बहुत सारा अंग होता है। अब सारा अंग बोल दे कि हम नहीं काम करेंगे तो हम नहीं काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेगा, बोले इतना गुस्सा आता है कि मतलब खुद को फाड़ लेता है। अब जो आदमी खुद को मार ले तो उसको क्या बोलेंगे, आत्महत्या ना बोलेंगे। इसीलिए तो हम लोग लाइसोसोम को आत्महत्या कहते हैं। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए हम लोगों ने बायोलॉजी का जो एकदम आधार होता है ना, वहीं से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि हम लोग का शरीर जो है वो कोशिका से ही मिलकर बना है, इसीलिए हम लोग वहीं से स्टार्ट किए। कोशिका का जितना भी डिटेल होता है हम हर एक चीज़ आप लोगों को देते चले जा रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट। वो भी अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखिए। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट करके हमको पूछिए, या टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, या मेरे व्हाट्सअप पे भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग ने कोशिका के बारे में बहुत सारे चीज़ जान लिए थे। क्या होता है कोशिका, किसने खोजा था, किस तरह का होता है, पहले कौन सी कोशिका जीवित मिली थी या मृत मिली थी, इस तरह का सब हम सब क्वेश्चन सब कुछ देख लिए हैं क्या होता है। अब देखिए कोशिका अंग यानी कोशिका का जो भी अंग है ना, उनके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। देखिए कुछ कुछ पार्ट हम लोग जान लिए थे। अब आगे का पार्ट जो है वो है क्या, अंतःप्रद्रव्य जालिका। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, तारका, ये सब के बारे में हम लोग जान लिए थे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का क्या होता है, ऊर्जा गृह होता है। तो क्योंकि ऊर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक कुछ होगा ही नहीं, इसीलिए हम लोग सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ही पढ़ लिए हैं। अब देखिए आगे का पार्ट जो है वो है क्या, अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब ये अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है, देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश भी ध्यान पे रखिएगा। शॉर्ट में इसको बोलते हैं ER, ई से एंडोप्लाज्मिक और आर से रेटिकुलम। अब देखिए ये जो होता है ना, ये कोशिका के अंदर किस तरह की रचना में होता है। देखिए ये अनियमित नली का घना जाल होता है। यानी जैसे देखते हैं मतलब घर उड़ बनाते हैं तो उसमें पिलर जो होता है क्या मतलब उसमें रॉड वुड ये सब दिया रहता है। अब बहुत अच्छे तरीके से बनाए, वो क्या होता है, वो उसका आधार होता है। यानी उसी के कारण हमारे घरों की क्या होते हैं, मजबूती प्रदान होती है। ठीक उसी प्रकार ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये क्या होता है, अनियमित नली का घना जाल होता है कोशिका के अंदर, और यही उसको क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। यानी वो देखते हैं ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है, और ये इसको हम लोग आंतरिक कंकाल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए वही क्या है, उसको दृढ़ता प्रदान करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है। जैसे हम लोगों को कंकाल, ये जो पीठे का रीढ़ का हड्डी है, वही हम लोग को क्या करता है, खड़ा होने के लिए, मतलब वो अगर नहीं रहेगा तो हम लोग खड़ा नहीं हो पाएंगे, यानी जिधर झुकेंगे उधर झुके रहेंगे। तो यही ये जो है आंतरिक कंकाल भी हम लोग बोलते हैं किसको, इस अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्यों, क्योंकि ये घना जाल है, समझ गए। अब देखिए इस चीज़ से हमको क्या मिलता है, इस कोशिका को क्या मिलता है, आंतरिक सहायता। जो अंदर की आंतरिक सहायता ये क्या करता है, प्रदान करता है, यानी मजबूती। जब तक आंतरिक सहायता नहीं रहेगा तब तक वो मजबूती नहीं रहेगा। और ये किस चीज़ का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। देखिए वसा किसको बोलते हैं, तेल चिपचिपा जो होता है ये क्या होता है, वसा होता है। यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका किस चीज़ का निर्माण करता है, वसा का निर्माण करता है। देखिए कहते हैं कि राइबोसोम का भी निर्माण करता है, लेकिन राइबोसोम का निर्माण नहीं करता है। अब देखिए इन चीज़ों को हम लोग जानते हैं कि क्यों नहीं करता है। तो यहाँ तक समझ गए कि लाइपोप्रोटीन का ये क्या होता है, ये भी ध्यान पे रखिएगा। अंतःप्रद्रव्य जालिका किस चीज़ का बना होता है, तो लाइपोप्रोटीन, क्या, लाइपोप्रोटीन का बना होता है। अब देखिए इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, किसको, अंतःप्रद्रव्य जालिका को। एक स्मूथ जो प्लेन होता है, जिसका सतह चिकना होता है, जिसको चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका भी बोलते हैं हम लोग। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, चिकनी। ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बुक में दिया होगा, क्या बोलते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। एक होता है रफ, यानी खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब देखिए ये चिकनी और खुरदुरी क्यों बोलते हैं। देखिए ये जो है, मान लीजिए कि कोई क्या है, अंतःप्रद्रव्य जालिका है। इसमें देखिए एक साइड हम दे दिया है खुरदुरा, और एक साइड क्या है, प्लेन है। अब देखिए जो प्लेन वाला भाग है ना, उसमें कुछ नहीं है, और जो खुरदुरी है उसके ऊपर क्या है। देखिए वैसे ये दो पार्ट में होता नहीं है, लेकिन उसको मान लेते हैं कि ये दो पार्ट में है एक ही। लेकिन जिस साइड से क्या रहता है, मतलब राइबोसोम, ये जो देख रहे हैं बिंदु के समान, ये क्या है, राइबोसोम है, उसके ऊपर राइबोसोम रहता है, जिस कारण हम लोग इनको बोलते हैं क्या, खुरदुरी। इसीलिए हम लोग कह देते हैं कि अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक खुरदुरी और एक चिकनी। चिकना साइड है, जो प्लेन साइड है वो क्या है, स्मूथ यानी चिकनी, और जिस पे राइबोसोम है, जिस पे राइबोसोम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुरदुरी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्या कह देता है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका ही प्रोटीन का निर्माण करता है, लेकिन यह गलत है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। और राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है।
इसीलिए इस गलत फहमी में नहीं रहिएगा कि अंतःपरद्रव्य जालिका प्रोटीन का निर्माण करता है। समझ गए कि क्यों खुरदुरी होता है, क्यों चिकना होता है। अब देखिए इसी में है SER। SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को यानी चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो झिल्ली जीवात जनन कहते किसको है, यानी जब क्या होता है वसा और प्रोटीन मिलकर झिल्ली का निर्माण करता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, झिल्ली जीवात जनन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम है विष और दवा का निर्विषीकरण करना। यानी अगर विष है, कोई शरीर में जहर विष ये सब चला गया तो उसको मतलब क्या, उसको मतलब खारिज कर देगा, वो हमला नहीं करने देगा, यानी किसी प्रकार की कह सकते हैं कि प्रक्रिया नहीं करने देता है। कौन, ये झिल्ली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकनी अंतर, क्योंकि वो फिसलन टाइप का, उस पर उसका काम ही नहीं करने देता है, जिससे क्या होता है हमारा कोशिका बच जाता है। और दवा भी कभी हार्मफुल हो जाता है तो उससे भी हमको बचाता है। कौन है, SER। तो ध्यान पे रखिएगा अंतःपरद्रव्य जालिका को समझ गए किस चीज़ का बनाता है, लिपोप्रोटीन का। ये अनियमित घनाओं का जाल होता है, ये वसा का निर्माण करता है। ये दो पार्ट में होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। राइबोसोम, जिसको हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए राइबोसोम का खोज जो है ना, वो पैलेडे नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, पैलेडे नाम के एक वैज्ञानिक ने। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। किस चीज़ का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण। इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। इसका काम है प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए क्या करता है ये, इसको हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और जो गुच्छों में मिलता है ना, देखिए राइबोसोम जो है ना कोशिका में बिखरा हुआ था इधर उधर। अब जहाँ पे गुच्छा में मिला उसको क्या बोलेंगे, देखिए जब ये एक से अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग पोली बोलते हैं। पोली मतलब एक से अधिक हो गया, यानी अधिक संख्या में हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग पोलीराइबोसोम या पोलीसोम भी कह देते हैं। तो गुच्छों में जो मिला हमको राइबोसोम, उसको क्या कहेंगे, पोलीराइबोसोम या पोलीसोम। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए ये कभी कभी पूछ देते हैं कि राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है, तो राइबोसोम प्रोटीन और RNA का बना होता है। किस चीज़ का, प्रोटीन और RNA का। RNA है एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम में कोई दिक्कत नहीं। राइबोसोम को हम लोग ना दो भागों में बांटते हैं। किसके आधार पे, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार। अब देखिए ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता क्या है, जैसे कोई बीज है मान लीजिए, उसको आप अगर पानी में डालिएगा तो क्या होगा, कुछ बीज ऊपर रह जाएगा और कुछ बीज नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा जो बीज वो क्या होगा, वजन में थोड़ा भारी होगा, जो हल्का होगा क्या होगा, ऊपर रह जाएगा। तो इस तरीके से जो छोटा वाला होता है, यानी जिसका वजन कम होता है, उसी को हम लोग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी छोटा बड़ा इस आधार पर करते हैं वजन के हिसाब से। तो देखिए एक होता है 70S वाला, यानी 70S वाला राइबोसोम किस में पाया जाता है, वो छोटा होता है। और वो किस में पाया जाता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, जिसके लिए हमको अच्छे माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है देखने के लिए। और जो बड़ा होता है 80S वाला, वो किस में होता है, उसी को हम लोग, जिसमें देखिए जो राइबोसोम 80S वाला होगा वो किस में होगा, वो यूकैरियोटिक कोशिका में होगा। और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम लोग आगे बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल से हम लोग जानेंगे। अब देखिए आगे जो आता है, आगे का पार्ट है केंद्रक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि ये कोई क्या है, कोशिका है, इसके बीचों बीच क्या होगा, केंद्रक यानी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस जिसको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए ये न्यूक्लियस को यानी केंद्रक में क्या होता है, 80% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 10% ही DNA पाया जाता है। क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है कि केंद्रक में क्या क्या पाया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। देखिए तो प्रोटीन कितना 80% और DNA 10%। तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप लोग मतलब इसको ध्यान पे रखिएगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर खोज की बात हम लोग करते हैं तो इसका खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ध्यान रखिएगा इसको। और ये इसको हम लोग कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कोशिका का ब्रेन, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सारा काम का क्या होता है, संचालन होता है। जितनी भी क्रियाएं होती है ना कोशिका के अंदर, सबका यही काम करवाता है, यानी जितना भी काम होता है सबको यही करवाता है। इसीलिए इसको हम कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। जैसे हम लोगों का ब्रेन सारा काम को संचालन करता है, अगर ये खत्म तो हम भी खत्म, ठीक उसी प्रकार से अगर ये खत्म कोशिका खत्म। इसीलिए इसको कंट्रोलर भी हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोलर भी कहते हैं। और इसी के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोजोम और DNA RNA, ये सब किसके अंदर होता है, केंद्रक के अंदर ही होता है। इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए क्रोमोजोम DNA RNA इन सब को हम लोग अच्छे से अगले पार्ट में जानेंगे। ये इसको एक अलग से पार्ट बनेंगे क्योंकि ये बड़ा सा टॉपिक है इसीलिए। अब देखिए ये बना होता है किस चीज़ का,
न्यूक्लियस यानी केंद्रक किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। ये ध्यान रखिएगा, किस चीज़ का बना होता है, प्रोटीन और डीएनए का। यही सब देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में जो भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, तो इसलिए इस सब को आप लोग एकदम अच्छे तरीके से डिटेल से जानिए। और देखिए आगे का पार्ट है लाइसोसोम। देखिए ये लाइसोसोम जो है ना, ये बहुत ही अच्छा अंग है, किसका, कोशिका का। अब देखिए जैसे आप लोग ही कि कोई भी काम को मतलब आप खुद चला रहे हैं, तो यानी आप ही उसका लीडर है। अगर उसके अंदर कोई काम कर रहा है, कोई आपसे छोटा लड़का है या कोई भी काम कर रहा है, अगर वो काम नहीं करेगा तो क्या कहिएगा आप, रे यहाँ सुनो, लगाइएगा 2 कण का जाम। यानी वही काम कौन करता है, ये लाइसोसोम, जो कोशिका में इतना अंग है। अब कोई भी अंग कह दे कि हम नहीं काम करेंगे, अब माइटोकॉन्ड्रिया कह दे कि हम ऊर्जा नहीं देंगे, तुम क्या कर लेगा, करो, तो ये क्या करेगा, इधर आओ। मतलब इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो जल अपघटक एंजाइम है, ये क्या कर देगा, छिड़क देगा, आओ तुमको हम स्वाहा कर देते हैं, छिड़क देगा। और जब ये वो एंजाइम उस पर गया, ख़त्म, यानी उसको मार ही देता है, सफाया कर देता है कोई। जब तुम्हारा काम ही नहीं, तुम यहाँ पर क्या करोगे, जैसे अगर आपके अंदर कोई काम कर रहा है, अगर वो काम नहीं करना चाहते तो उसको हम क्या करेंगे, साइड कर देंगे। लेकिन ये क्या करता है, साइड नहीं करता, ये सीधे डिलीट कर देता है उसको। तो ये लाइसोसोम ना बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत ही अच्छा भी होता है। अब देखिए अच्छा कैसे होता है, तो देखो अगर खोज की बात करेंगे तो खोज किसने किया था, लाइसोसोम का खोज किसने किया था, डी डुवेजी ने। कितने ईस्वी में, 1958 ईस्वी में। ये आप लोग ध्यान पे रखिए क्योंकि कभी कभी पूछ देता है। और देखिए इसके अंदर क्या होता है, जल अपघटक एंजाइम, जिसके सहायता से वो किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, पचा सकता है। और ये देखिए कोशिकीय पाचन में भी ये सहायता करता है, कोई प्रोटीन का पाचन, कुछ का भी पाचन जब जरूरत होता है तो ये क्या करता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये लाइसोसोम किस चीज़ में सहायता करता है, कोशिकीय पाचन में भी सहायता करता है। आत्महत्या की थैली, अब आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं लाइसोसोम को, ये भी आप लोग जान लीजिए। क्योंकि देखिए इस हम लोग जानते हैं कि कोशिका में क्या होता है, बहुत सारा अंग होता है। अब सारा अंग बोल दे कि हम नहीं काम करेंगे तो हम नहीं काम करेंगे, धरना प्रदर्शन कर देगा, बोले जय हिंद जय भारत, मतलब इनकलाब जिंदाबाद, इन सब का नारा लगाने लगेगा अगर सारा अंग, तो क्या करेगा ये, लाइसोसोम को गुस्सा आएगा। और जब इसको गुस्सा आएगा तो क्या करेगा, ये खुद को ही फाड़ लेता है। यानी इसको इतना गुस्सा आता है कि मतलब खुद को फाड़ लेता है। अब जो आदमी खुद को मार ले तो उसको क्या बोलेंगे, आत्महत्या ना बोलेंगे। इसीलिए तो हम लोग लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अब देखिए ये जो जब खुद को फाड़ लेता है, इसके अंदर तो जल अपघटक एंजाइम है, ये क्या कर लेगा, सबको स्वाहा कर देगा, अपने साथ लेके चल जाएगा, यानी कोशिका ही खत्म हो गया। इसीलिए कोशिका की आत्महत्या की थैली भी हम किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को बोलते हैं। यानी लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली। इसी को बोलते हैं कोशिका का एटम बम भी बोलते हैं, क्योंकि कई घर पे गिरा बम, स्वाहा, वहाँ जितना भी आदमी होगा सब खत्म, वही बोलता है ये कोशिका का एटम बम। यानी कोई बचता ही नहीं है, जितना भी पार्ट हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, कुछ भी हो, सब खत्म। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। आप लोग ध्यान पे रखिएगा इनको रीजन के साथ, समझ गए। और देखिए ये रक्षा, मतलब बोले थे ना इसमें क्या है, गुण भी है, तो रक्षा किससे करता है, जीवाणु से करता है, वायरस से करता है, और बड़े बड़े कणों से जो उसके अंदर आ जाता है। बाहर से मान लीजिए कोई वायरस जो हमारे लिए हार्मफुल होगा, उस कोशिका के लिए हार्मफुल होगा, इन सब से रक्षा कौन करता है, यही लाइसोसोम उसको खत्म कर देता है। किसकी सहायता से, अपने जल अपघटक एंजाइम की सहायता से। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ब्लड, हम लोग जानते हैं रक्त जिसको बोलते हैं, खून बोलते हैं। अब देखिए ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कर्पसल्स, बताएंगे आगे आप लोगों को। अभी फिलहाल समझिए कि देखिए आरबीसी का जो मतलब क्या कर सकते हैं उसको, जीवन काल, कितने दिन वो जिंदा रहता है, तो वो 120 दिन जिंदा रहता है। अब 120 दिन के बाद ये मर जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आरबीसी में लाइसोसोम होता ही नहीं है। अब मान लीजिए आरबीसी में जब लाइसोसोम नहीं है तो आरबीसी जो मरेगा तो फिर उसको सफाया का काम कौन करेगा। देखिए सफाया का काम तो यही लाइसोसोम करता है कि कोई भी अंग अगर गड़बड़ हो गया तो उसको क्या करेगा, पचा करके सफाया कर देता है। लेकिन अगर आरबीसी में लाइसोसोम नहीं है तो आरबीसी जो मरेगा तो फिर उसको कब्र में कौन पहुंचाएगा, तो उसमें लाइसोसोम होता नहीं है, जिस कारण से वो क्या होता है, वो मरने के बाद कहाँ चला जाता है, एस्पिलीन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, एस्पिलीन, जिसको हिंदी में प्लीहा या तिल्ली भी हम लोग बोलते हैं, जो यहाँ होता है। अब देखिए ये एस्पिलीन या प्लीहा में चला जाता है मरने के बाद। क्यों, क्योंकि इसमें लाइसोसोम होता नहीं जो उसको सफाया करेगा। इसीलिए हम लोग आरबीसी का कब्र भी बोलते हैं, किसको, एस्पिलीन या प्लीहा या तिल्ली को। समझ गए कि आरबीसी यानी ब्लड का जो कब्र है, कब्रिस्तान है, वो क्या होता है, ये एस्पिलीन या प्लीहा होता है। तो यहाँ तक
उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और जहाँ भी आपको डाउट हो आप ज़रूर हमको कमेंट करके बताइए, आपको हम और अच्छे से उसको बताने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्या हो आपका सभी दोस्त भाई बहन सबको देख सके और अच्छे से डिटेल से जान सके। क्योंकि आजकल लोग मतलब जानते हैं किस तरह का पढ़ाई करते हैं, शॉर्टकट सब जानना चाहते हैं। अरे डिटेल पहले जानिए ना, शॉर्टकट तो खुद भी बना लीजिएगा। तो इसीलिए डिटेल जानने की कोशिश कीजिए। और हम लोग देखिए ये कोशिका का बहुत बड़ा पार्ट है, इसीलिए हम लोग इसको पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसीलिए इस थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो अब हम लोग इससे जो आगे का पार्ट है वो अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे। तो आप मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।